नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी इंडिया में। तो फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर है, आप लोग पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई डू लिस्टेड कंपनी गिव डिविडेंड्स। हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनियां डिविडेंड्स क्यों देती है, और इसके कई पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको एक माइंडसेट हो सके कि हमें हाई डिविडेंड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले डिविडेंड है क्या? तो डिविडेंड दोस्तों, ए डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ ए कंपनी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स एज अ रिटर्न ऑफ ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड का मतलब है कि भाई एक कंपनी जो अपनी इनकम करती है, सपोज आप एक माने कि किसी कंपनी का एसेट 100 रुपीज है और वो 20 रुपीज अर्निंग करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो उस 20 रुपीज को वो परसेंटेज वाइज अपने शेयर होल्डर्स में शेयर करती है। इफ अगर उसका और कोई मतलब जरूरी नहीं है कि 20 रुपीज ही करेगी, उस 20 रुपीज का कुछ पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर करती है, देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी के अलग अलग टाइप से, अलग अलग थॉट से रूल्स बनाते हैं वो, और वो प्लान करके इस पैसे को पे आउट करते हैं। उनका कंपनी बिजनेस मॉड्यूल के साथ जो जो उनके बोर्ड ऑफ द मीटिंग्स में डिसाइड होता है, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि शेयरिंग प्रॉफिट विथ शेयर होल्डर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू रिवॉर्ड देयर शेयर होल्डर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। इससे आप, जो भी लोग शेयर्स में, उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें डिविडेंड के रूप में कुछ इनकम होती रहती है। तो यहां पर एक एग्जांपल के लिए, टीसीएस एक कंपनी है। यहां पर मैं किसी कंपनी के बारे में ये नहीं कहूंगा कि ये कंपनी अच्छी है या खराब है, ये आपको खुद ही सोचना है, और ना ही कोई किसी प्रकार के स्टॉक्स का रिकमेंडेशन है। आपको अपने हिसाब से सोचना है। यहां सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं, और जिस भी कंपनी का नाम ले रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ले रहा हूं। उससे मेरा कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो टीसीएस कंपनी अपना एनुअली देखा जाए तो हर साल अपना कुछ पोर्शन जो है डिविडेंड के रूप में लोगों को शेयर करती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पहलू आपको समझ में आया है कि कंपनीज अपने पैसे को डिविडेंड के रूप में कुछ शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स को। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर ये, अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टर। अब इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कंपनीज विथ ए कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर, इंक्रीज डिमांड फॉर देयर शेयर्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है, आप इस पर अपना फोकस करें कि कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो लगातार डिविडेंड देती है और हाई डिविडेंड देती है, जिससे वो शेयर इन्वेस्टर्स, जो मार्केट में हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, उनकी डिमांड में वो स्टॉक्स आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं स्टॉक्स के प्राइस भी, क्योंकि आपने सीधे सीधे, अगर आप मार्केट में हो और मार्केट शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता होगा। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है, उस स्टॉक्स के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हाई डिविडेंड देती हैं, उनके स्टॉक्स प्राइस इस कारण से भी बढ़ने लगते हैं, बिकॉज वो हाई डिविडेंड दे रही है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये हाई डिविडेंड हमें मिल रहा है, तो हम क्यों ना इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिससे डिमांड आती है, और डिमांड आने की वजह से उसके प्राइस भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके भी एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि वेदांता मोस्टली ज्यादातर हाई डिविडेंड पे आउट करती है,
और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सी छोटी कंपनियां भी हैं जो हाई डिविडेंड देती हैं। तो ये सही है या नहीं, ये आपको खुद सोचना है। और वीडियो के आगे आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोचने के लिए आपको आइडियाज भी लगेगा कि ये क्या कारण है कि हमें हाई पे आउट वाले डिविडेंड वाले स्टॉक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेंटेनिंग स्टॉक प्राइस स्टेबिलिटी, अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर डिविडेंड क्रिएट पॉजिटिव इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स रिड्यूसिंग स्टॉक प्राइस वॉलिटिलिटी। क्या होता है दोस्तों कि जब आप इन्वेस्टर बहुत सारे ऐसे होते हैं और उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन रिटर्न मिलता रहता है, तो वो उस कंपनी पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना के रखते हैं और उनका मानना ये होता है कि ठीक है, मेरे इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन 1%, 2%, 4% एनुअली मुझे रिटर्न के रूप में भी मिल रहा है और कंपनी भी ग्रो कर रही है, तो ठीक है, मुझे इस स्टॉक से बाहर एग्जिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से स्टॉक्स के बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने की संभावनाएं कम रहती है। स्टॉक्स का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट उस एक अपने स्टेबिलिटी पर रहता है। वो जो भी वर्क करता है अपनी कंपनी के ग्रो के साथ करता है, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को जल्दी एग्जिट करने की नहीं सोचते हैं। तो यहां पर भी हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, यहां भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इन्फोसिस इस तरीके से पेड डिविडेंड करता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट फैक्टर को हम देखते हैं, यूटिलाइजिंग एक्सेस कैश। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो सबसे ज्यादा कई बार कंडीशंस आती है कि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है या कंपनी छोटी भी है, तो उसको अब एक्सपांड करने के लिए अभी उसके पास या तो डिमांड नहीं है या फिर आ, उसके पास कोई न्यू आइडियाज नहीं है। तो डिमांड ना होना भी एक नेगेटिव पॉइंट रहता है किसी भी कंपनी के लिए, और न्यू इनोवेशंस आइडिया नहीं है, बिजनेस आइडिया नहीं है जिससे वो अपने कंपनी को एक्सपांड कर पाए। तो इन दोनों ही केस में जो उस कंपनी का पुराना सेटअप था, उससे जो पैसा प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है, उस पैसे को एक्सेस कैश माना जाता है। और वो कैश जो पूरी प्रॉफिट है, देखो आप इस चीज को थोड़ा इस तरीके से समझो। मैं बहुत ही फॉर एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं आपको कि सोच के देखो कि एक कंपनी है जिसका एसेट 100 रुपए है और उसको 20 रुपए अपना प्रॉफिट हो रहा है उसका। तो मीन्स अब उसका हो गया टोटल 120 रुपए। अब या तो वो 20 रुपए अपने उसी कंपनी को एक्सपांड करने में लगाए जो उसकी एसेट वैल्यू 100 रुपए थी, अब वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करे और 120 रुपए का काम करे। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, उसके पास आइडियाज नहीं है या उसके पास कोई एक्सपांड करने के लिए कोई और तरीका नहीं है, अभी ये समझ में आ रहा है, या मार्केट में जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है उसकी डिमांड नहीं है, तो वो एक्सपांड अपनी यूनिट क्यों लगाएगा? तो उस केस में वो जो 20 रुपए प्रॉफिट है वो उसका एक्सेस कैश है और उसे उसे डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स में बांटना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो अननेसेसरी उस कैश को अपने पास रख के क्या करेगा। तो इस पे भी एग्जाम्पल के तौर पे है, ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी कंपनी है और उसके पास कोई आगे का बिजनेस प्लान नहीं है, पर रिलायंस कंपनी भी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में देती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी हमने एग्जांपल रिलायंस कंपनी के बारे में नाम पर ले लिया है। अब चलते हैं सबसे बड़ा फैक्टर, इस फैक्टर को आप समझना, बेनिफिटिंग प्रोमोटर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब प्रमोटर्स क्या होता है? प्रमोटर्स में सीधे सीधे आप मान सकते हैं कंपनी का मालिक। अब आप एक बात बताएं, आपने कभी भी सोचा है कि आप जो शेयर खेल रहे, खेलना नहीं कहूंगा, शेयर आपके पास जो भी है, वो शेयर के कंपनी के मालिक को क्या फायदा होता है? भाई, शेयर का प्राइस बढ़े या घटे, कंपनी के मालिक को क्या फायदा होता है? भाई, आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा और
वो उसका प्राइस 150 हो गया, तो आप तो सेल कर सकते हैं, आपको तो 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, पर कंपनी के मालिक को क्या प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे कि कंपनी का मालिक भी अपनी शेयर होल्डिंग को सेल कर दे, तो ऐसा तो कोई प्रमोटर जल्दी करेगा नहीं, और अगर वो करेगा तो नजर में आएगा, जिससे कि कंपनी की रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तुरंत दिखेगा कि भाई इस प्रमोटर ने, इस मालिक ने अपनी ही कंपनी के शेयर्स को बेचा है, मींस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, जिससे उसके प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे। तो कोई भी प्रमोटर जल्दी इस अपने, अगर उसे पैसे की आवश्यकता है प्रमोटर को, मालिक को, तो वो यह तरीका कभी नहीं उठाएगा कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचे। ठीक है, क्योंकि ये सब पब्लिकली सबके सामने आएगा, और वो कभी भी इस नेगेटिव न्यूज को अपने कंपनी के प्रति नहीं चाहेगा, जिससे कि उसके प्राइस बहुत तेजी से गिरे। तो अब उसको पैसे की आवश्यकता है प्रमोटर को या मालिक को, तो वो क्या करेगा? वो अपनी कंपनी के डिविडेंड के रूप में ज्यादा से ज्यादा प्राइस देगा, और उसका इंपैक्ट क्या आएगा? उसका इंपैक्ट ये आप इस एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। यहां रिलायंस का सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल लिया है मैंने। रिलायंस एक देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है, वो अपने प्रॉफिट का बहुत ही मामूली सा हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती है। पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि रिलायंस कंपनी ने लास्ट ईयर 10 रुपीज का डिविडेंड दिया है। अब आप सोचो, आपको तो लगता है 10 रुपीज और आपके स्टॉक्स के हिसाब से, लेकिन वो 10 रुपीज सिर्फ आपके पास नहीं पहुंचे, आपकी शेयर होल्डिंग से ज्यादा उस कंपनी के मालिक के पास उस कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। तो आप यहां समझ सकते हैं कि रिलायंस कंपनी के प्रमोटर, या तो आप मुकेश अंबानी जी कह सकते हैं, कि अंबानी जी के पास 675 करोड़ लगभग शेयर है अपने रिलायंस इंडस्ट्री के। और अगर उनके पास 675 करोड़ शेयर है और 10 रुपए का डिविडेंड उन्हें भी मिलेगा, सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, तो उन्हें 6,750 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में पे आउट मिलेंगे। तो अब आपको यहां पर समझ में आया होगा कि किसी कंपनी के मालिक को अगर पैसे की आवश्यकता है, और वो उसे किसी भी तरीके से अपनी कंपनी से पे आउट चाहिए, तो वो इस सेकंड ऑप्शंस को भी यूज करता है। एक और ऑप्शन होता है कि वो अपने कंपनी का सीईओ या मालिक बन के उसकी अपनी एक सैलरी बनाए, तो सैलरी भी दिखती है, और सैलरी आप एक बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड ऑप्शंस ये बहुत अच्छा होता है, जिसको ज्यादातर प्रमोटर्स यूज करते हैं, कि आप डिविडेंड के रूप में ये करें। तो डिविडेंड, एक इससे हम एक क्या कंक्लूजन पे निकलते हैं, आपको खुद सोचना है कि डिविडेंड अगर एक मोटा मोटी 1%, 2%, 5-6% तक भी है, तो जस्ट इनफ, ये एक अच्छा डिविडेंड है। और एक कंपनी के पास अगर बहुत ज्यादा एक्सपांशन के लिए अभी बहुत कुछ नहीं है, तो एक अपने उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में दोबारा यूटिलाइज करने की जगह पे वो डिविडेंड के रूप में कुछ हिस्सा अपना शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। बट अगर कोई कंपनी 10-10, 15-15%, 20-20% डिविडेंड दे रहा है, जो कि आपने देखा होगा आज के समय में अपने वो शेयर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके से किया जाता है, तो उससे क्या है कि शेयर प्राइस में डिमांडिंग तो आ जाती है, पर वो खोखली डिमांडिंग होती है। क्योंकि आप सोचो कि उसका बिजनेस तो बढ़ नहीं रहा, पर शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो वो बबल्स कभी ना कभी तो फटेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब, मेरा मोटिव आप लोगों को यह समझाने का था कि आप इन बबल्स जाल से फंसे, क्योंकि पैसा आपका है और आपको अपने पैसे की सुरक्षा खुद सीखनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लर्निंग एंड इन वीडियोस लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।